नमस्कार। आज हम इंडसइंड बैंक की ताज़ा स्थिति पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास बैंक के हालिया 28 जुलाई 2025 वाले तिमाही नतीजे हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं और हाँ, बैंक की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब से अहम जानकारी निकाल कर समझें कि इंडसइंड बैंक के लिए अभी क्या चल रहा है, खासकर जब बैंक कई चुनौतियों से जूझ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नतीजों की बात। सबसे बड़ी खबर शायद ये है कि बैंक तिमाही दर तिमाही आधार पर मुनाफे में लौट आया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर एक राहत की बात है। पिछली तिमाही में करीब 2236 करोड़ रुपए का घाटा था। उससे निकलकर अब Q1 FY26 में 604 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। पिछले साल इसी तिमाही में तो 2171 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उस हिसाब से तो ये 72% की भारी गिरावट है। बिल्कुल, और यही चिंता की बात है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट भी 684.25 करोड़ रहा, जो करीब 68% कम है। तो साल दर साल गिरावट काफी ज्यादा है। और ये गिरावट सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में भी है। वो भी 14% गिरी है। जी हाँ, NII घटकर 4640 करोड़ रह गई और इससे जुड़ा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम, वो भी 4.25% से गिरकर 3.46% पर आ गया है। ये निम का गिरना, इसका क्या मतलब समझे आसान भाषा में? देखिए, निम का गिरना दिखाता है कि बैंक की जो कोर कमाई की क्षमता है, मतलब लोन देने और डिपॉजिट लेने के बिजनेस से जो मुनाफा बनता है, उस पर दबाव है। शायद डिपॉजिट महंगे हो गए हैं या लोन पर कमाई कम हो रही है। अच्छा, कमाई के अलावा एसेट क्वालिटी, मतलब लोन की वसूली कैसी चल रही है? NPA का क्या हाल है? वहां भी थोड़ी चिंता बढ़ी है। ग्रॉस NPA बढ़कर 3.64% हो गया है और नेट NPA 1.12% पर है। ओह, तो मतलब फंसे हुए कर्ज बढ़ रहे हैं। हाँ, NPA में बढ़ोतरी अच्छी नहीं है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में कुछ तनाव चल रहा है। लेकिन उनका वो प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR, वो तो 70% पर स्थिर है। हाँ, वो स्थिर है, जो एक तरह का सेफ्टी नेट देता है कि अगर लोन डूबे तो बैंक के पास उसके लिए पैसा अलग रखा है। पर NPA का ट्रेंड ऊपर जाना ही अपने आप में एक चेतावनी है। ठीक है, पर बैंक के लिए सिर्फ ये आंकड़े ही चुनौती नहीं है ना, कुछ और बड़े मुद्दे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पहले कुछ अकाउंटिंग यानी लेखांकन से जुड़ी अनियमितताओं की बातें सामने आई थी। फिर ये माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का तनाव तो है ही, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है नए CEO की तलाश। हाँ, वो CEO वाली बात, RBI ने तो कोई डेडलाइन भी दी थी शायद 30 जून की। जी, 30 जून की समय सीमा थी। अभी तक कोई फाइनल नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अनूप कुमार साहा, राजीव आनंद, राहुल शुक्ला जैसे नाम चर्चा में सुने जा रहे हैं। लीडरशिप में ये अनिश्चितता बैंक की दिशा के लिए ठीक नहीं। और इसी बीच एक और खबर आई कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जुबिन मोदी, वो 20 साल बाद इस्तीफा दे रहे। हाँ, 24 अक्टूबर 2025 से उनका इस्तीफा प्रभावी होगा। साथ ही एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जयंत देशमुख, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो इतने सारे बदलाव एक साथ, क्या ये सब बैंक के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, इतने सीनियर लेवल पर खासकर CHRO का ऐसे समय में जाना एक ऑपरेशनल चुनौती तो जोड़ता ही है। ये अंदरूनी स्थिरता पर भी सवाल उठा सकता है। तो इन सब चुनौतियों के बीच बैंक कर क्या रहा है? कुछ तो कदम उठा रहा होगा। हमने सुना है फंड जुटाने की कोई बड़ी योजना है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड ने 30,000 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। इसमें से 20,000 करोड़ डेट यानी कर्ज के जरिए और 10,000 करोड़ इक्विटी यानी नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे। 30,000 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, और ये जरूरी भी है। इससे बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, ग्रोथ के लिए पैसा मिलेगा और बाजार में एक सकारात्मक संकेत भी जाएगा। हमने देखा भी कि घोषणा के बाद शेयर की कीमत थोड़ी बढ़ी थी। बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता, उन्होंने भी कहा है कि Q1 के नतीजे स्वच्छ और लाभदायक हैं और पिछली तिमाही की चुनौतियों से मजबूत रिकवरी दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेगेसी इश्यूज का वित्तीय प्रभाव अब पीछे छूट गया है। इस पर कितना यकीन किया जाए? देखिए, मैनेजमेंट का ये बयान भरोसा दिलाने की कोशिश है, जो इस समय बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि पुरानी गड़बड़ियों का असर खत्म हो गया है और अब वो आगे देख रहे हैं। उन्होंने गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने की बात की है। अच्छा, और कोई स्ट्रेटजी की बात? हाँ, उन्होंने वन इंडसइंड अप्रोच की बात की है, मतलब पूरे बैंक को
एक यूनिट की तरह चलाने पर जोर। और एक बड़ी बात, ऑपरेशनल खर्चों में भारी कटौती। जो पहले 20% सालाना बढ़ रहे थे, उन्हें अब सिंगल डिजिट ग्रोथ पे लाने का लक्ष्य है। खर्चों में कटौती ये तो ठीक है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का क्या? उसको लेकर वो अभी भी सतर्क हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि Q3 FY26 तक उसमें खास ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहे, तो वो मान रहे हैं कि वहां अभी भी चुनौतियां हैं। तो फिर कुल मिलाकर निवेशकों के लिए क्या तस्वीर बन रही है? क्या उन्हें राहत महसूस करनी चाहिए या अभी चिंता बाकी है? मेरे हिसाब से ये एक मिली जुली तस्वीर है। देखिए, तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में आना ये पॉजिटिव है। फंड जुटाने की योजना भी सही दिशा में एक कदम है। लेकिन साल दर साल प्रॉफिट में भारी गिरावट, NII और NIM का गिरना, NPA का बढ़ना, ये सब चिंताजनक है। लीडरशिप की अनिश्चितता अभी बनी हुई है और माइक्रो फाइनेंस के मुद्दों भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तो मतलब रास्ता अभी लंबा है। हाँ, कह सकते हैं। बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं, मैनेजमेंट भरोसा जता रहा है, पर असली परीक्षा इनके अमल की होगी। नया CEO कौन आता है, उसकी क्या रणनीति होती है और क्या बैंक वाकई निवेशकों का पूरा भरोसा दोबारा जीत पाता है, इन सब पर बाजार की नजर रहेगी। तो संक्षेप में कहें तो इंडसइंड बैंक एक मुश्किल दौर से निश्चित रूप से गुजर रहा है। Q1 FY26 में मुनाफा तो लौटा है, लेकिन वो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। कोर कमाई के मैट्रिक्स गिरे हैं, NPA बढ़ा है, बिल्कुल। और बैंक इससे निपटने के लिए फंड जुटा रहा है, लीडरशिप में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और खर्चों पर लगाम लगाने की बात हो रही है। मैनेजमेंट का दावा है कि पिछली गलतियों का असर खत्म हो गया है और भविष्य बेहतर होगा। पूंजी और लिक्विडिटी की स्थिति मजबूत है, जो थोड़ी राहत देती है। हाँ, ये सब बातें हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है। मैनेजमेंट वन इंडसइंड और लागत में बड़ी कटौती की बात तो कर रहा है, पर क्या मौजूदा लीडरशिप की अनिश्चितता और माइक्रोफाइनेंस जैसी चुनौतियों के बीच बैंक वाकई अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगा? क्या निवेशकों का पूरा भरोसा फिर से बहाल हो पाएगा? ये देखना भी बाकी है।